Good evening, good evening. Walaikum assalam, walaikum assalam. So today we'll start the chapter that is heredity and evolution. Walaikum assalam, Zaid. And from examination point of view, board point of view, we have to cover only this heredity part. Evolution part is not there in the course. Okay, that is in the term 2. So so we'll study this part, and in this we will study what heredity is, what genetics is, what experiment did Mendel did, and what was the result, what was the laws or principle that were made by the Mendel, and rest of the things we are going to see. Result कब आएगा? बोर्ड को लिखो चिट्ठी, रिजल्ट कब आएगा? पता नहीं कब आएगा. वालेकुम अस्सलाम. Wait a second. नहीं बेहतर है, लेकिन खांसी आना शुरू हो गई. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन. अब देखो, हम ये जानते हैं कि जो भी स्पीशीज होती है, कोई भी स्पीशीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वो रिप्रोड्यूस करेगा. चाहे वो रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हम लेंगे चैप्टर. ठीक है, चाहे वो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करे, चाहे वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करे. ओके, रिप्रोडक्शन करेगा ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके. जब वो रिप्रोडक्शन करता है, मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन. मींस हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएशन एकदम नहीं होता, हल्का सा वेरिएशन होता है, चेंज होता है. लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. देखिए, ऑलमोस्ट सेम प्रोड्यूस होते हैं. स्लाइट वेरिएशन इज देयर बट ऑलमोस्ट सेम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वेरिएशन होता है, वेरिएशन अकर करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, मेल एंड फीमेल. आधा जेनेटिक मटेरियल मेल से आता है, आधा फीमेल से आता है, मिक्सचर. तो इसलिए वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, और मींस आइडेंटिकल नहीं होते. मींस द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट आइडेंटिकल. आइडेंटिकल नहीं होते, इसमें आइडेंटिकल होते हैं. मींस अगर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. तो बहरहाल अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन चाहे वो एसेक्सुअल करे चाहे सेक्सुअल करे, ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन को, वालेकुम अस्सलाम शीजान, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर. ठीक है, तो जब ये रिप्रोडक्शन होता है तो क्यों ये ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ आइडेंटिकल है, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ नॉन आइडेंटिकल है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये नॉन आइडेंटिकल कॉपीज अगर प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन वो सिमिलर तो होते हैं. यानी कुछ कैरेक्टर्स फादर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मदर से मिलते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब जो पेरेंट है
वो ऑफस्प्रिंग में यानी अपने बच्चों में कुछ ऐसे मटेरियल का ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्यों ये कहा जाता है कि लाइक बिगेट्स लाइक, मींस हॉर्स जो है वो हॉर्स को ही प्रोड्यूस कर रहा है, डोंकी जो है वो डोंकी को ही प्रोड्यूस कर रहा है, रोज जो है वो रोज को ही प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो मटेरियल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है और इसी ट्रांसफर की वजह से जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो जो स्पीशीज है वो अपने आप को पॉपुलेशन में इंक्रीज कर रही है और उसके कैरेक्टर्स भी आगे ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं, यानी ह्यूमन ह्यूमन ही प्रोड्यूस कर रहा है, रोज रोज प्रोड्यूस कर रहा है, हॉर्स हॉर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बी बी प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस फ्लाई प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, लाइक बिगेट्स लाइक, मींस जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। कोई दूसरा नहीं है कि डॉग जो है वो मंकी प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, या रोज प्लांट से मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन का जो एक मकसद था कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, तो पॉपुलेशन खुद की अपनी तो वो कब हो सकता है? जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जब वही कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे तभी तो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ये पॉइंट समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया? Yes, Shizan was saying, sir, are those properties below reproduce topic? Means, Shizan, स्टेटमेंट नहीं समझ पाए। Shizan, बिलो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हाँ, मतलब देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है ये हम पढ़ेंगे जब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहां पे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को समझने, तो इसीलिए ये बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से हमें समझ में आया कि जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रांसफर हो रहा है? कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम ये जानते हैं, अब ये हम जान चुके हैं कि जो कैरेक्टर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है उसके पास मैसेजेस होते हैं और वही जब ट्रांसफर करता है तो वो कैरेक्टर्स उस स्पीशीज, उस ऑर्गेनिज्म के बच्चों में जाते हैं। तो वही है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी समझ में आ गई। ये जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है माँ बाप से बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में,
तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हम कहते हैं अच्छा ये बीमारी, अच्छा ये तो हेरिडिटी की वजह से, यानी जो जीन्स है इस बीमारी के वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे, फिर उनके बच्चों में आ रहे, फिर उनके बच्चे में आ रहे, इसलिए एक जेनेटिक डिजीज है, ये ट्रांसफर करती चली जा रही है। वही समझ में आया? हेरिडिटी किसको कहते हैं? ठीक है। अब उसके बाद जैसा कि आपने देखा होगा कि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि यूनिवर्स का मींस जो एग्जिस्टेंस है वो अराउंड 3.6 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। और इस यूनिवर्स का जब एग्जिस्टेंस आया तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे मींस ड्यूरेशन बढ़ता चला गया, तो उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, उसके बाद उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हुई, और आज हमें इतने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सामने मौजूद है। चाहे वो हम प्लांट्स को देखें, चाहे वो एनिमल्स को देखें, चाहे वो फंजाई को देखें, चाहे वो प्रोटिस्ट को देखें, चाहे वो बैक्टीरिया को देखें, इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे सामने मौजूद है। ठीक है। तो ये जो चेंजेस आए इस धीरे धीरे करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन, स्पीशीज आफ्टर स्पीशीज, स्पीशीज आफ्टर स्पीशीज चेंजेस आते चले गए। ठीक है। तो ये जो एक चेंज आया इतने करोड़ों बिलियन साल पहले से लेकर अब तक, ये जो धीरे धीरे चेंज आता चला गया, जिसकी वजह से तरह 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 के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते चले गए, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एवोल्यूशन। वही समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन होता चला जा रहा है, स्पीशीज आती चली जा रही है, उनमें चेंजेस आते चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म, देन न्यू ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, धीरे 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 एक्सपेंशन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद भी बढ़ रही है, उनके टाइप्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से धीरे 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 ये जो चेंज आ रहा है, ये जो इवॉल्व हो रही है चीजें, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एवोल्यूशन। ठीक है। तो अगर हम इसको कहें मींस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the branch of biology that deals with the changes and its causes, changes and its causes in the diversity of living organism, जो चेंज आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से इतने तरह तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। So its causes in the diversity of living organisms, okay, over the period of time, over the period of time is called evolution. तो ये तो था इंट्रोडक्शन चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। यहां तक जो बातें बताई गई इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ब्लर हो गया यार, ये ब्लर वाली दिक्कत जो है
वेट, चलो रीजॉइन करो। आई एम सॉरी, रीजॉइन करो अगर ब्लर हो रहा है। लोग पता नहीं कब सही करेंगे इस दिक्कत को, क्यों ब्लर होता है। नेट भी एकदम सही आ रहा है। चलिए चले आगे बढ़े। Its causes in the diversity. Okay, now coming to the term that is variation. तो देखो वेरिएशन जो बार हम कह ना वेरिएशन, तो वेरिएशन मीन्स व्हाट द चेंज। तो यहां पे चेंज किस टर्म में? तो जाहिर सी बात है यहां पे चेंज जो जनरली बात हो रही है कैरेक्टर्स के टर्म में बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में, ट्रेड्स के टर्म में। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर्स में, जैसे मिसाल के तौर पर नोज मेरे पास भी है, नोज आपके पास भी है, लेकिन देखो इस नोज का स्ट्रक्चर चेंज, कलर चेंज, शेप चेंज है कि नहीं? तो वही नोज है, नोज मेरे पास भी है, आपके पास भी, लेकिन इसमें वेरिएशन है। वही आई मेरे पास भी है, आई आपके पास भी है, उसमें वेरिएशन है। मेरे पास हैंड है, आपके पास भी हैंड है, लेकिन इसमें वेरिएशन है, कॉम्प्लेक्शन में, शेप में, थिकनेस में। समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएशन जो हम बार बार बात करें, अच्छा ये वेरिएशन आता क्यों है? जैसा कि मैंने बात किया, जो भी कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कैरेक्टर उसके जीन की वजह से, पॉइंट समझ में आया? उसके जीन की वजह से। और जीन क्या है? जीन कुछ नहीं है, जीन जो है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वो पार्ट ऑफ डीएनए है, जो यानी कि डीएनए का एक हिस्सा जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे आई कलर के लिए एक जीन होगा, उसी आई कलर ब्लू के लिए एक जीन होगा, ब्लैक के लिए एक जीन होगा, ग्रे के लिए एक जीन होगा, इसी तरह हाइट के लिए एक जीन होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए एक जीन होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए एक जीन होगा। समझ रहे? तो वो डीएनए का, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर डीएनए जो मौजूद है वो एक थ्रेड फॉर्म में, जो कि क्रोमोसोम बन जाता है जब सेल डिवाइड होता है। ठीक है, ये डीएनए का बना हुआ है। जैसे को डीएनए क्या है? मींस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मींस
एक बायोमोलिक्यूल है। जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये जो धागे की तरह स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में मौजूद है, जो कि क्रोमोसोम बनाता है, ये डीएनए का बना होता है। तो इस धागे का एक पार्ट जो कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा कहलाता है जीन। इसीलिए हम आमतौर से बोलते हैं, अच्छा ये, अरे ये तुम्हारे जीन की वजह, तो तुम्हारे जीन्स में है। ऐसा नहीं है वो उसके पैंट्स और जीन्स में, जीन में है, वो इस जीन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे इसी तरह तो ह्यूमन में द ह्यूमन हैव अराउंड 30,000 जीन्स। 30,000 जीन तकरीबन होते हैं ह्यूमंस के पास। ठीक है, तो वेरिएशन जो आ रहा है इन जीन में, वेरिएशन होता है जिसकी वजह से कैरेक्टर में वेरिएशन होता है। लिंक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे जो वेरिएशन हम बात कर रहे हैं, मीन्स द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स बाय द इंडिविजुअल, मीन्स द डिफरेंसेस in the traits or you can call it characters. The differences in the traits of the individuals I've written in the bracket. The characters or characteristics of the individual of a species is called variation. ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने ट्रेट के साथ कैरेक्टर को भी जोड़ा। अब आई कलर की हम बात करें, पॉइंट को समझना। हम जनरली क्या बोलते हैं, आई कलर ब्लू है, ये उस बॉय का एक कैरेक्टर है, बोलते हैं ना। ठीक है, तो आई कलर एक कैरेक्टर है। वो आई कलर ब्लू भी हो सकता है, वो आई कलर, अगर ह्यूमन आई कलर की हम बात करें, ग्रीनिश भी हो सकता है, वो आई कलर ब्राउन भी हो सकता है, वो आई कलर ग्रे भी हो सकता है, वो आई कलर ब्लैक भी हो सकता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स है। तो ये जो कैरेक्टर आई कलर है, यानी आई कलर एक कैरेक्टर है, आइट एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये जो कैरेक्टर के सब कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स कहते हैं। तो बेसिकली ब्लू आई कलर टेक्निकली ट्रेट है, कॉमनली आप इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप बायो पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो फिर कैरेक्टर और ट्रेट्स का यूजेज बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा आई कलर एक कैरेक्टर है और ब्लू आई कलर एक ट्रेट है। ट्रेट का मतलब भी कैरेक्टर होता है, लेकिन यहां पे ये कैरेक्टर इसके अंडर में आया। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे हाइट, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। अब इसके जितने वेरिएंट्स होंगे, मींस टॉल, डॉफ, तो ये कहलाएगा क्या? ट्रेट्स। यस, तो इसीलिए अगर हम ट्रेट को डिफाइन करें, एकदम एग्जैक्टली श्वेता, एकदम सही है। मींस ट्रेट को अगर डिफाइन करें, सो different forms of the same character is known as trait.
तो ट्रेड, जैसे मैं आपको बताऊं, अब बोल देते हैं ना भाई इसका वेट जो है 5 kg है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है वेट और मास अलग अलग चीज है। उसी तरीके से टेक्निकली बायो में कैरेक्टर तो कैरेक्टर है ही, ट्रेड भी कैरेक्टर है। लेकिन जब एक कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हम बोल रहे हैं ब्लू आई कलर, ब्लैक आई कलर, ब्राउन आई कलर, ग्रे आई कलर, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको टेक्निकली बोलते हैं ब्लू जो है एक ट्रेट है। अब पॉइंट समझ में आ गया? तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर्स इज नोन एज व्हाट, ट्रेट। तो ब्लू कलर एक ट्रेट है, ग्रेनिश कलर एक ट्रेट है, ब्राउन कलर एक ट्रेट है, ग्रे कलर एक ट्रेट है और ब्लैक कलर एक ट्रेट है। और ये सब जो कैरेक्टर है वो क्या है, आई कलर है। आई कलर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। एनी कंफ्यूजन स्टिल बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट्स? ओहो, शायद नहीं भाई, ये थोड़ी बताया है कि हाइट जो है वो कैरेक्टर और आई कलर ट्रेट है। वो कैरेक्टर जिनके डिफरेंट टाइप्स है बेटा, ये जो ब्लू आई कलर है ये भी कैरेक्टर है। ट्रेट एक डिफरेंट टर्म दिया गया है। समझ रहे? एक टेक्निकल जेनेटिक्स का टर्म दिया गया है ट्रेट। ट्रेट को आमतौर से हम कैरेक्टर ही बोलते हैं, लेकिन जब आप बायो में बात करोगे किसी एक कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स, तो यहां पे जो आई कलर है, यस, लेकिन कैरेक्टर जब हम बायो पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो अब इस वक्त कैरेक्टर वर्ड का यूज करना और ट्रेट वर्ड का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आई कलर एक कैरेक्टर है, हाइट ऑफ इंडिविजुअल एक कैरेक्टर है। अब उस कैरेक्टर के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आई कलर एक कैरेक्टर है तो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्लू आई कलर। तो ताकि हम जब बोले तो डिफरेंशिएशन लगे, तो इस वजह से वो जो ब्लू कलर है उसको ट्रेट कहा गया, ब्लैक कलर को ट्रेट किया, ये सब आई कलर। तो ये जो ब्लू, ग्रे, ग्रीन, ये सब ट्रेट्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे, ठीक है, अब जैसे हेयर है, तो हेयर कलर है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, कोई ब्लॉन्ड है। तो हेयर कलर कैरेक्टर है, किसी का ब्लैक होगा तो ब्लैक ट्रेट कहलाएगा, किसी का ब्राउन होगा तो ब्राउन ट्रेट कहलाएगा, किसी का ब्लॉन्ड होगा तो ब्लॉन्ड ट्रेट कहलाएगा, किसी का ग्रे होगा तो ग्रे ट्रेट कहलाएगा। अब पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो अभी तक हमने स्टडी किया कि हेरिडिटी किसको कहते हैं। हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, और हमने समझा वेरिएशन को। तो वेरिएशन इज व्हाट मींस द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स। तो जब इस हेरिडिटी और वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं, वही जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, मींस तो जेनेटिक्स क्या है? What is genetics? The science, or you can say the study of heredity and variation। जब आप इसको स्टडी करते हो, भाई कैसे ट्रांसफर कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर जा रहा है, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी आपके सब पार्ट्स हैं उनकी जब आप स्टडी करते हो, ये हेरिडिटी हो कैसे रही है क्या,
क्या चीज आगे ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। दैट इज स्टडी ऑफ, यस सुबह, दैट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन एन ऑर्गेनिज्म। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन एन ऑर्गेनिज्म, इस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। Is called genetics. ठीक है, और इस टर्म को पहली बार विलियम बेटसन ने कॉइन किया था। कॉइन मतलब होता है पहली बार यूज करना, इस टर्म को यूज करना। तो विलियम बेटसन ने 1906 में इस टर्म को कॉइन किया था। ही कॉइन्ड द टर्म इन 1906, दैट इज द टर्म जेनेटिक्स। ओके, आगे बढ़े अब। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज accumulation of variation। accumulation of variation। अब देखो, हम ये जान रहे कि कोई इंडिविजुअल है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है इस तरीके से। अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वेरिएशन है, ये क्या है, डिफरेंसेस है, कैरेक्टर में डिफरेंसेस, उनके जीन में डिफरेंसेस की वजह से। अब जब ये बढ़ा रहे हैं तो ये मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन का यूज कर रहे हैं। तो जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन प्रोड्यूस करते चले जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि ये वेरिएशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम होता है, इसीलिए ज्यादातर वो आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं वेरिएशन जीरो होता है, मतलब होता है वेरिएशन, चेंजेस होते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन बहुत होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत होता है, और ये वेरिएशन रिक्वायर्ड है, ये वेरिएशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर ये वेरिएशन नहीं होगा तो कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस नहीं आएंगे, और अगर कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस नहीं होंगे तो डाइवर्सिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर डाइवर्सिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो सर्वाइवल चांसेस स्पीशीज के कम होते चले जाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि एक बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया 40 डिग्री सेल्सियस पे मर जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे आराम से फ्लरिश करता है, ग्रो करता है, हेल्दीली ग्रो करता है। तो अब जब वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहा है अपने जैसे, वो करोड़ों प्रोड्यूस कर लिया उसने, वेरिएशन नहीं हुआ, क्लोन प्रोड्यूस कर लिया अपने जैसे क्लोन। अब अचानक से एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, वेदर में चेंज हो जाता है, गर्मी आती है, टेम्परेचर 45 46 पहुंच जाता है, यस श्योर है, टेम्परेचर 45 46 पहुंच जाता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो 45 46 होगा, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया आइडेंटिकल है, कोई वेरिएशन नहीं हुआ, तो 45 46 पे वो करोड़ों बैक्टीरिया एक साथ मर जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी पूरी की पूरी स्पीशीज एक बार में खत्म। तो इसीलिए नेचर वेरिएशन को प्रेफर करता है। अगर वेरिएशन होगा तो उसी बैक्टीरिया में करोड़ों बैक्टीरिया है, 45 डिग्री सेल्सियस हुआ, सब मर गए, लेकिन 2-3 बच गए वेरिएशन की वजह से। उन 2-3 के अंदर रेजिस्टेंस आ गया था,
जीन्स में वेरिएशन की वजह से, चेंजेस की वजह से, और वो जो 2-3 बच गए वो स्पीशीज को आगे बढ़ा देंगे। तो इस वजह से वेरिएशन रिक्वायर्ड। इसे आपने सुना होगा कि ठंड आ गई, कितने लोग ठंड से मर जाते हैं, यानी सेम ठंड सबको लग रही है, लेकिन कुछ लोग मर गए, ज्यादातर लोग जिंदा हैं, स्पीशीज आगे बढ़ रही है, फ्लरिश कर रही है, जिंदगी आगे बढ़ रही है। अगर वही कैरेक्टर सबके अंदर कॉमन होता, ठंड आ गई सारे के सारे इंसान खत्म, यही होता ना। लू चल गई सारे के सारे इंसान खत्म, बारिश हो गई सारे के सारे पेड़ खत्म, यही होता ना अगर आइडेंटिकल होते, वेरिएशन नहीं होता। तो वेरिएशन रिक्वायर्ड है, और वेरिएशन प्रोड्यूस होता है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। इसका क्या मतलब? देखो, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ है उसका इफेक्ट उसी जेनरेशन में दिखाई देने लगे। जैसे मान लो यहां पे एक वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ये वेरिएशन एक में गया, एक में नहीं गया, ठीक है। जैसे ही ये सेकेंड जनरेशन आई तो इसमें एक और वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ। पॉइंट को समझ, ठीक है, और ये वेरिएशन यहां भी हुआ। अब जब उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी तो ये वेरिएशन यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, और यहां पे ये वाला वेरिएशन ट्रांसफर किया। समझ रहे? तो धीरे धीरे जो चेंजेस आते जाते हैं वो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इकट्ठा होते चले जाते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और ये वेरिएशन आ कहां रहा है? जीन्स में आ रहा है। तो वो वेरिएशन इकट्ठा होते चले जाते हैं और जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन बढ़ते चले जाते, खत्म नहीं होते, बढ़ते, इकट्ठा होते, बढ़ते चले जाते। और जब एक सूटेबल कंडीशन आती है तो फिर वो जो चेंज है वो क्या कर जाता है? फिर एक्सप्रेस कर जाता है। मींस वो कैरेक्टर उस चेंज की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। मींस जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो जो वेरिएशन है, वेरिएशन कहां पे हो रहा है? उसके जीन्स में हो रहा है। तो वो जो वेरिएशन है जेनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है, फिर उसकी ये सेकेंड जनरेशन है, तो सेकेंड मींस जेनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है? वो वेरिएशन इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और वो वेरिएशन आगे ट्रांसफर करता जाएगा, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और फिर जब सूटेबल कंडीशन अराइज होगी उस पर्टिकुलर चेंज के लिए, उस पर्टिकुलर वेरिएशन के लिए, तो वो एक्सप्रेस करेगा, और ये एक्सप्रेशन उस ऑर्गेनिज्म में उसके एक कैरेक्टर की फॉर्म में दिखाई दे। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन है ये एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता चला जाता है, किसमें होता है? जीन्स में होता है, और थ्रू रिप्रोडक्शन ये आगे फ्लरिश करता जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, और सुटेबल कंडीशन आने के बाद एक्सप्रेस करता है, और वो कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ एनी यू कैन से एंजाइम और इन टर्म्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देना शुरू करता है, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि जीन में हो रहा है, उसके डीएनए में हो रहा है, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन बात करें तो क्या क्या तरीके हैं जिनकी वजह से वेरिएशन होता है? ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मींस फर्स्ट थिंग इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी जब गेमीट्स फॉर्म होते हैं, जब गेमीट्स फॉर्म होते हैं यानी एक सेल से मान लो स्पर्म बना, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ बॉडी में सेक्स सेल्स पे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओके।
तो जब ये मियोसिस होता है तो इसमें एक स्टेप आता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर ऐसे समझो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो मतलब मैं शॉर्ट में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ऐसा होता है, समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे यहां पे मियोसिस को एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन हो कैसे रहा। ये क्रोमोसोम से, ठीक है। अब क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, देखो अब जहां पे ये ज्वाइंट होते हैं क्रोमोसोम्स, तो उस क्रोमोसोम का एक पार्ट इस पे आ जाता है और दूसरे वाले क्रोमोसोम का पार्ट इस पे आ जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो देखो देखो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ। देखो वेरिएशन आ गया ना, चेंज आ गया ना। हाँ कश्यप, वो वेरिएशन ट्रांसफर करेगा, जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस करे, जरूरी नहीं है कि उस जनरेशन में एक्सप्रेस करे, उस जनरेशन में दिखे, हो सकता है 10 जनरेशन के बाद दिखे। ठीक है, जो चेंजेस आते जाएंगे जीन में वो इकट्ठा होते चले जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इकट्ठा हुआ पैर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ तो वो चेंज उसमें दिखाई देगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है 10 जनरेशन के बाद दिखाई दे। ऑफस्प्रिंग मींस उसके बच्चे, डॉग के बच्चे, या suitable condition means the conditions which will be required for the expression of these genes. अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूं, मीन्स मेरे क्या है, ब्लैक हेयर है, मेरे वाइफ के ब्लैक हेयर है, मेरा जो सन है अली उसका भी ब्लैक हेयर है, लेकिन जो डॉटर आलिया है उसके ब्लॉन्ड हेयर है। अब ये ब्लॉन्ड हेयर अगर हम अपनी जेनरेशन को ट्रेस करें, तो जिससे मैंने पूछा कि भाई ये वाला कैरेक्टर किस में था, हमारे दादा में या उनकी फैमिली में या उनके दादा में, तो अभी जो एकदम करीबी जनरेशन है उसमें ट्रेस ही नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये जो कैरेक्टर एक्सप्रेस किया है ब्लॉन्ड हेयर, ये जो कैरेक्टर एक्सप्रेस किया है, तो ये वेरिएशन मींस चला आ रहा था जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बट when this variation got suitable condition, then it got expressed in Alia, and now Alia has got what, the blonde hair. Getting my point or not? लेकिन वो वेरिएशन मेरे अंदर था, वो वेरिएशन वाइफ में था, लेकिन वो मेरे अंदर एक्सप्रेस नहीं किया। जब सुटेबल कंडीशन आई तब जाके एक्सप्रेस हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? Any more doubts? Any more confusion till now? ठीक है, अच्छा ब्लर दिख रहा है आप लोग को? अभी भी ब्लर दिख रहा है? बीच बीच में हो रहा है, अब ब्लर हो गया। अच्छा एक काम करो, रुक जाओ,
आई एम सॉरी फॉर दिस बट रीजॉइन, फिर से करो ज्वाइन। हाँ भाई अब सही है। ठीक है, तो जो वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, मैंने क्या बताया पहला, क्या दैट इज द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। मींस जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, सेल से स्पर्म बनता है, सेल से एग बनता है, तो उस वक्त क्रॉसिंग होता है जिससे वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए आप देखते हैं सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, भाई बहन है, लेकिन उनमें आपस में भी वेरिएशन होता है। ठीक है, वो यही वजह है। दूसरा, chances of separation of chromosome during gamete formation. Chances of separation of chromosomes during gamete formation. Okay, chances of coming together of chromosomes during fertilization. क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन इस ह्यूमन से जब स्पर्म बनेंगे तो हर स्पर्म में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इसी तरह फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जब इससे एग बनेगा तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर। तो जब ये स्पर्म इस ओवम से फर्टिलाइज करेगा तो जो जाइगोट बनेगा फिर से उसमें 46 क्रोमोसोम्स आएगा। इसीलिए स्पर्म फॉर्मेशन और एग फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो, मेल और फीमेल गेमीट का फर्टिलाइजेशन हो, तो जो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहना चाहिए। 46 का 47 भी ना हो, ना 46 का 45 हो। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन के वक्त अब कौन से स्पर्म कौन से एग से, किस एग में क्या वेरिएशन है, हजारों एग्स हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है। ठीक है, तो उसमें किसमें क्या चेंज आया, तो वो प्रोबेबिलिटी, वो चांस, मींस कौन सा स्पर्म किस एग से फर्टिलाइज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना वेरिएशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर स्पर्म में वेरिएशन एक जैसा नहीं होगा, हर ओवम में वेरिएशन एक जैसा नहीं होगा। नहीं तो फिर सारे सिबलिंग्स, जितने भाई बहन होते सब एक दूसरे क्लोन होते, जितने डॉग्स के पपीज होते सब एक दूसरे क्लोन होते। वही समझ में आ रहा है? जितने मंकी के बच्चे होते सब एक क्लोन होते हैं, जितने गोट के बच्चे होते सब एक दूसरे क्लोन होते। लेकिन वेरिएशन हो रहा है, जब स्पर्म्स बन रहे हैं, ओवम बन रहा है, तो फिर वेरिएशन आ रहा है, और हर स्पर्म में कुछ ना कुछ अलग वेरिएशन है, हर ओवम में कुछ ना कुछ अलग वेरिएशन है, और वो चांस कौन सा वेरिएशन किसके साथ कंबाइन करने वाला है, नो वन नोज। दिस इज सिंपली अ चांस। तो इसकी वजह से भी वेरिएशन प्रोड्यूस होगा सिबलिंग में, ऑफस्प्रिंग में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे ऑफस्प्रिंग बच्चों के, सिबलिंग आपस में भाई बहन, एक ही जनरेशन के जो जितने बच्चे होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट वन इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन किसको कहते हैं? सडन चेंज। म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज को। बहुत तरह के म्यूटेशंस होते हैं। तो म्यूटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर द वेरिएशन। सो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है, और ये वेरिएशन इकट्ठा होता चला जाता है और सुटेबल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, और फिर वो कैरेक्टर उस जनरेशन में दिखाई देता है। अगेन इट इज डूइंग ब्लर। चलो ऑलमोस्ट लेक्चर फिनिश पे, ठीक है। तो यहां पे हमने, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वही है बस, दैट इज अ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। कैसे किया, क्या लॉ बनाया, क्या कैरेक्टर्स लिए, वो सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस टर्म 2 कोर्स का। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, और उसके बारे में उसको स्टडी करेंगे। कल क्लास कितने बजे होती है फ्राइडे में? यस, तो आप सबको मौजूद रहना है, ठीक है। इंशाल्लाह क्लास होगी ऑब्वियसली, तो 100% चांस है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, लेकिन क्लास होगी। और मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जेनेटिक्स है, मींस हाउ दिस हेरिडिटी इज गोइंग ऑन एंड व्हाट मेंडल डिड, उसके दिमाग में क्या है और उसने एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या चीजें, वो सारे पॉसिबिलिटीज को देखें। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो उनके डीएनए की वजह, जीन की वजह से हो रहा है, जो कि डीएनए का बना हुआ है। ठीक है, तो पहले ये पता नहीं था कि ये डीएनए का बना हुआ है। हाँ, ये आइडिया जरूर था कि कुछ ना कुछ है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ है जो कैरेक्टर को लेता है, और वो जब बच्चे में ट्रांसफर होता है तो वही चीज उस मैसेज को लेके जा रहा है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में दिख रहा है। आज हम जानते हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि वो जो कुछ ना कुछ है, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था। मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाते हैं। तो आज हम जानते हैं वो फैक्टर्स क्या है, दैट इज डीएनए। वही समझ में आया? कुछ वायरस में आरएनए भी होते हैं, लेकिन आमतौर से डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए ही है जिसके पास सारा के सारे कैरेक्टर का मैसेज है, और ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए मेंडल ने जब जेनेटिक्स की स्टडी किया, इस साइंस को समझना चाहा, तो उसने भी रिप्रोडक्शन किया, पी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन किया, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया, उनके बीच में ब्रीडिंग कराई, तभी तो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ। वो स्टडी कर पाया कि भाई किस बेसिस पे ये साइंस काम करती है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो उसको कल स्टडी करेंगे। एनीथिंग यू वांट टू से? Okay then, stay home, stay safe, goodbye, assalamu alaikum.